लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो अपने परों को खोल कर रखें और तकदीर से कह दें कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं तकदीर से भी अपने आगे निकल जाऊंगा। गुड इवनिंग, आप सभी को मैं आलोक बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 33 देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक 32 सीरीज आपको इस चैनल पे मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं और अपने जीएस को रिकॉल कर सकते हैं। जो लोग सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे उनके लिए ये सारे क्वेश्चन हलवा लगता होगा कि कितना आसान है। तो आप सभी ऐसे ही क्लास को फॉलो करते रहें। जल्दी से सभी लोग जुड़े, जल्दी से शाम के 7 बजे आप सभी लोग जुड़ें और सुबह के डेली 6 बजे आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाया जाता है। आप सभी सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे जरूर शामिल हों और लाइव चैट में सभी लोग आंसर करें। जितने लोग क्लास में हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोग जुड़ें, जल्दी से सभी लोग जुड़ें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, सभी लोग लाइक शेयर करते रहें, सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करें और सभी लोग जल्दी से जुड़ें। आपके लिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व की जलवायु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से आप सभी जुड़ें, जल्दी से जुड़ें। आपके लिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जल्द ही ला रहे हैं, तो सभी लोग रेडी हो जाएं। आज का क्वेश्चन कुछ तगड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आप समझेंगे और यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए आप सभी बने रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा टफ भी लगे तो घबराना नहीं है, आपको सीखना है। इस उद्देश्य से आप क्लास को फॉलो करें कि हम डेली सीख रहे हैं। ये ना सोचे कि मुझसे गलतियां हो रही है, गलतियां से ही इंसान सीखता है और जो इंसान गलतियों से सीखता है वो बेहतरीन सीखता है। तो इस तरह से आप सभी जो है वो सीखें। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग रेडी हो जाए आंसर करने के लिए, सभी लोग रेडी हो जाए। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो निम्न में कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। ऑप्शन है 1 नंबर शुष्क प्रदेश, सेकंड है अर्ध शुष्क प्रदेश, थर्ड है उपाद्र प्रदेश और डी है आर्द्र प्रदेश। तो सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र पर कौन फैला हुआ है, इसका आंसर सभी लोग करें। सभी भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे लगभग आपका 1/3 पर जो है वो किसका विस्तार है, तो सभी लोग इसका आंसर करें। 1/3 पर किसका विस्तार है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर शुष्क प्रदेश, यानी कि शुष्क प्रदेश का 1/3 पर विस्तार है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। तो किस महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु प्रदेश है, आप सभी आंसर करें। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में। आपके सामने ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में, सेकंड है उत्तरी अमेरिका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है एशिया।
तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? आंसर करें सभी लोग। कुल महाद्वीपों की संख्या 7 हैं, आपको बताया गया है। सभी महाद्वीपों में किस महाद्वीप में जो है सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध पाया जाता है? आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एशिया में। यानी कि एशिया में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध का विकास है। ध्यान रखेंगे, एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, जिससे सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध का विस्तार है। यानी कि विषुवत रेखा अगर ये है तो विषुवत रेखा से, और ये उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव तक विस्तार है, और यहाँ पर सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध का विस्तार है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? यानी कि आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की एक जलवायु की मुख्य विशेषता है, तो सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर वर्ष भर वर्षा, सेकेंड है कि केवल शीतकाल में वर्षा, थर्ड है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, और फोर्थ है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु होगा। इसे आप लोग जो है वो आर्द्र कर लेंगे, आर्द्र ऋतु हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, तो इसका आंसर करें सभी लोग इसका आंसर करें। अगर हम इसका विस्तार की बात करें तो यह जो है वो आपका सवाना प्रदेश जो है 500 से 200 मिलीमीटर के जो है ऊंचाई पर यहाँ वर्षा होती है, और ये आपका जो है कुछ ऊपरी क्षेत्र में है। तो यहाँ की जलवायु की विशेषता क्या है, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सीखना है, क्योंकि आपका टॉपिक है तो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सवाना प्रदेश की जलवायु जो है वो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु होती है। ध्यान रखेंगे, शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, वर्ष भर उच्च तापमान तथा अधिक सूर्य ताप यहाँ प्राप्त होते हैं। तो औसत वार्षिक वर्षा 500 से 200 मिलीमीटर के बीच यहाँ होती है, और किसी भी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान यहाँ नहीं पाया जाता है। तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु आपका सवाना प्रदेश। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सभी लोग क्वेश्चन के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी में वर्षा, सेकेंड कह रहा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, थर्ड है मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भारी वर्षा, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा। तो सभी लोग इसका आंसर करें, कौन सही है। आपके पास समय है, आपको मैं समय देता हूं, आप सभी लोग सही इसका आंसर करें। सभी लोग सही आंसर करें। कौन सा युग्म का मिलान सही है? देखिए, सभी लोग समय से जुड़े। शाम के 7 बजे आप कहीं भी रहें, आप यूट्यूब पर आए। आप अगर जो है बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और सभी लोग जुड़े, सुबह में 7 बजे शामिल हों आप। आपके लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है। इस बार रविवार को दिन, संडे के दिन हम लोग जो है वो जनवरी माह के करेंट का टेस्ट लेंगे, जिसमें आप सभी शामिल होंगे। तो हम आपके लिए जनवरी माह के करंट लेकर आ रहे हैं संडे के शाम के 7 बजे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, और वो आपका टेस्ट है। तो संडे को आप सभी शाम के 7 बजे जरूर जुड़ें करंट की टेस्ट में। जनवरी माह के करंट की टेस्ट होंगे उसमें, और सभी लोगों को शामिल होना है, और सभी लोग को हम बताएंगे उसमें कैसे टेस्ट में आपको आंसर करना है। तो सभी लोग शाम के 7 बजे संडे को जरूर शामिल हों। और अभी आपके पास मौका है, इस बीच आपके पास 4 वीकली करंट अफेयर्स है जनवरी का। आप चारों वीडियो को खूब अच्छा से जो है वो देखें और सीखें क्वेश्चन को, ताकि कोशिश ये करना है कि आपके पास जितना भी टेस्ट में क्वेश्चन आए आप सभी को सही करें, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो।
तब मेरा उद्देश्य जो है वो सफल होगा कि आपके सिखाने का उद्देश्य में हम सफल रहें। तो इस तरह से आप सभी अभी से फॉलो करना शुरू कर दें और संडे को शाम के 7 बजे कहीं ना जाएं, आप ऑनलाइन जरूर जुड़ें और सभी लोग टेस्ट लगाएं, सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग टेस्ट लगाएं और अपना जो है वो नंबर शेयर करें। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा, तो यहाँ पर गर्मी में वर्षा नहीं होती, ठंडा के दिन में वर्षा होती है। आपको हम बता चुके हैं शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा होती है, तो ये आपका गलत है, यहाँ शीत ऋतु होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, तो बिल्कुल सही है, आपका जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र में डेली शाम के वर्षा होती है, गरज के साथ यहाँ पे डेली वर्षा होती है, तो ये सही है। मानसूनी क्षेत्र में वर्षा जो है पूरे साल नहीं होती, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, वर्षा होती है, तो ये गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा, गलत है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो है इसका आंसर बी नंबर होगा, यानी कि बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है गर्मी में, सेकेंड है बसंत ऋतु, थर्ड शीत ऋतु और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है। अभी हम बताएं आप सभी को, अभी आप सभी को हम इसका आंसर बताए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका शीत ऋतु में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा शीत ऋतु में होती है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन है। एक दिन शायद ये क्वेश्चन और हो चुका है, इसका आंसर सही आना चाहिए, सभी लोग सही आंसर करें। चेरापूंजी, सेकेंड है मासीराम, थर्ड सिंगापुर और फोर्थ है वाइलील। तो आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। संसार की आर्द्रतम स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, मासीराम, यानी कि बी नंबर। और ये मासीराम स्थित है कहाँ पर, सभी लोग कमेंट करें, मासीराम कहाँ पर स्थित है, मासीराम कहाँ पर स्थित है, सभी लोग कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, मासीराम मेघालय के अंदर स्थित है, मेघालय के अंदर। और यहीं पे आपको गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया नाम की जनजाति भी हैं। तो मासीराम मेघालय में है, बिल्कुल सही है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है, आप सभी आंसर करें। हेलीफैक्स, सेकेंड है शिकागो, थर्ड है सियाचिन और फोर्थ है बरखोनियास। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बरखोनियास। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वो बरखोनियास है, ध्यान रखेंगे। ये साइबेरिया के अंदर है, साइबेरिया में बरखोनियास है। यहाँ पर 1933 में -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, ध्यान रखेंगे। -68 डिग्री जो है वो सेल्सियस यहाँ पर आपका रिकॉर्ड किया गया था तापमान 1933 में, जिसको अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो -19 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये साइबेरिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ठंडा स्थान विश्व में जो है वो बरखोनियास साइबेरिया है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो बनता है। एल नीनो, इस ऐसे क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं, एल नीनो बनते हैं, आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि हम लोग पीछे महासागर देखे थे तो उसमें इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो एल नीनो कहाँ बनते हैं, ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सेकेंड है आपका हिंद महासागर, थर्ड भूमध्य सागर और फोर्थ अटलांटिक महासागर। तो सभी लोग इसका आंसर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ आप लोग को बता चुका हूँ कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है और ये किस महासागर में बनता है, किस महासागर में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं, तो आप सभी इसे जो है ध्यान से देखते चले। तो यह एक गर्म जलधारा है, एल नीनो बनता है आपका प्रशांत महासागर में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि
हेलियोस्टोथर्मल पौधे जो उगते हैं, यानी कि हेलियोस्टोथर्मल पौधे हैं, ये उगते हैं। ऑप्शन है तेज प्रकाश में, सेकंड है अधिक ताप पर, थर्ड है बहुत कम ताप पर, और फोर्थ है बहुत कम प्रकाश में। बहुत कम प्रकाश, इसे बहुत कर लेंगे आप सभी। हेलियोस्टोथर्मल पौधे उगते हैं कहाँ? आंसर करें सभी लोग, आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। हेलियोस्टोथर्मल पौधे उगते हैं, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, बहुत कम ताप पर। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होते हैं वहीं पे आपको हेलियोस्टोथर्मल पौधे उगते हैं। ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और खासकर यह पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे को ही हेलियोस्टोथर्मल कहा जाता है। तो बहुत कम ताप पे जो पौधे उगते हैं इसी को कहा जाता है, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये सही है आपका, तो सही सूचक है, यह कथन संबंधित है किसे? ऑप्शन है आपके पास थार्नवेट, सेकेंड है कोपेन, थर्ड है टिवार्था, और डी है स्टैम्प। तो सभी लोग बताएं कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कोपेन। कोपेन का जलवायु, ये जर्मन के वनस्पति विज्ञानी और जलवायु विज्ञानवेता थे कोपेन। इन्होंने 1900 ईस्वी में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ध्यान रखेंगे कि कोपेन जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेता थे, और इन्होंने ही वनस्पति जलवायु का सही सूचक है से संबंधित जो है वो कथन कहा था। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। तो अगर आप जो है वो चल रहे हैं अपने पथ पे और आपको जो है वो मंजिल का याद ना आए तो समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं। तो कभी भी जब आप चल दिए हैं तो आपको जो है वो मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पता चले कि हम पहुंच गए, तो उसका खुशी ही कुछ और होगा। तो आप पढ़ते रहें इस तरह कि आपको पता ही ना चले। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी जब चल दिए तो बीच में कितने भी बाधाएं क्यों ना है, आप उसको तोड़ कर आगे निकल जाएं। देखिएगा कि आप बेहतर करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो इस तरह से माइंड में तो नहीं जाएगा। अब मान रहे हैं कि अभी क्लास चल रहा है, आप सभी कुछ लोग एकदम जो है वो सीरियस होकर आंसर कर रहे होंगे, कुछ लोग को ख्याल आ रहा होगा कि शाम में जो है जाना है, पार्टी में भी खाने जाना है, तो पार्टी एंजॉय करने जाना है। तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने मंजिल से भटक रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप क्लास कर रहे हैं और आपको याद आ रहा है कि आज यहाँ जाना है, कल वहाँ पर पार्टी, यहाँ पे जाना है, कल वहाँ घूमने जाना है। तो आप अपने मंजिल से भटक रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं। इस तरह से आप ना भटके, आप सही रास्ते पे चले, देखिएगा सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें और आगे बढ़ते चले, काफ़ी बेहतरीन मौका आपको मिलेगा और आप बेहतर करेंगे। लेकिन यही है कि आपको समर्पित होना पड़ेगा। आप जो है अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। देखिएगा कि जो है वो आप सही डायरेक्शन में अगर लगाएंगे एनर्जी को, तो आपके पास जो है वो बेहतर भविष्य होगा। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें। और आइए हम लोग देखते हैं आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है। तो मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह क्या है? ऑप्शन है ऊंचाई, सेकेंड है अक्षांश, थर्ड है वनस्पति के प्रकार, और नेक्स्ट है समुद्र के समीपता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर करें कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु का निर्धारण करता है वह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अक्षांश, यानी कि बी नंबर।
जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक जो होता है वो अक्षांश होता है, ध्यान रखेंगे। विभिन्न अक्षांशों के अनुसार अगर देखा जाए तो जलवायु की पेटियां का विभाजन किया गया है। तो विभिन्न अक्षांश पर विभिन्न तरह की जो है वो जलवायु की पेटियां देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करती है वह अक्षांश रेखा होती है, ध्यान रखना है। और अक्षांश रेखा जो है वो अगर बात करते हैं तो यह अक्षांश रेखा आपका पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाली रेखा होती है, ध्यान रखना है। इसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें इसका कि किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इसका सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? आप सभी, आपके पास जो है वो समय है, इसके लिए हम समय दे रहे हैं, आप सभी जल्दी से इसका आंसर निकालें। ऑप्शन है आपके पास मध्य चिल्ली, सेकंड है केप टाउन, थर्ड है एडिलेड और फोर्थ है पंपाग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पंपाग इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। विश्व में सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, सेकेंड है मरुस्थलीय प्रदेश, थर्ड है मानसूनी प्रदेश और फोर्थ है सवाना प्रदेश। तो विश्व में सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? आप सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर विषुवतीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश एवं भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है वो सालों भर उच्च तापमान पाया जाता है और इस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होने के कारण उच्च आर्द्रता पाई जाती है और सालों भर यहाँ पे बारिश होती है। विश्व में सबसे कम वार्षिक तापांतर यहीं पे लगभग -5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ की वार्षिक तापांतर पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि -5 डिग्री सेल्सियस आपका जो है वो यहाँ पर वार्षिक तापांतर पाई जाती है। तो सबसे कम वार्षिक तापांतर विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगर हम बात करते हैं जो है यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि विषुवतीय प्रदेश जो है वो अगर जलवायु प्रदेश के आधार पर देखें तो विषुवतीय प्रदेश विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी तक इसका विस्तार है और इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो है अगर हम देखते हैं कि अगर ये मेरा अर्थ है तो आपका जो है वो विषुवत रेखा से रिलेटेड देखें तो आप यहाँ से समझेंगे इस पॉइंट को कि ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा जो है ये लीजिए विषुवत रेखा है और ये आपका जो है वो कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इस तरह से इसके आसपास के जो 10 डिग्री के जो ऊपर नीचे दो जो क्षेत्र होते हैं ये उष्ण विषुवतीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब देश आ जाते हैं जहाँ पर सबसे कम वार्षिक तापांतर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाए जाते हैं। सबसे अधिक वार्षिक तापांतर आपका कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है आपके पास, आप सभी के पास ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, सेकेंड है मरुस्थलीय प्रदेश, थर्ड मानसूनी प्रदेश और फोर्थ है सवाना प्रदेश। तो सबसे
सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में आपका जो है वो वार्षिक वर्षा बहुत कम, लगभग 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और यहाँ केवल 2 ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु पाई जाती है, और इस तरह से यहाँ सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक तापों में अंतर जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में और सबसे कम विषुवतीय प्रदेश में। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे, और आपका जो है वो इस तरह से कि सीरीज से, ना कि जो है एक क्वेश्चन यहाँ से वहाँ से, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सीरीज से रहता है ताकि आप बेहतर कर सके। तो आप सभी सीरीज से फॉलो करें, और इस तरह से करेंगे तो आप एग्जाम में कभी भी नहीं फंसेंगे। आपके अंदर जो है क्वेश्चन का भंडार होगा और आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में पर्णपाती वन या मानसूनी वन पाया जाता है? आप सभी इससे परिचित होंगे। किस क्षेत्र में पर्णपाती वन या मानसूनी वन पाया जाता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें कि किस क्षेत्र में पर्णपाती वन या मानसूनी वन पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास विषुवतीय प्रदेश, सेकेंड है मरुस्थलीय प्रदेश, थर्ड मानसूनी प्रदेश, और डी है सवाना प्रदेश। तो इसका ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हल्का क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। हल्का मतलब कि आप सभी ऑप्शन से तो पकड़ ही लिए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप सभी इतना आप तेज हो चुके हैं, आपको जो है वो बहुत तेज कर दिए हैं। आप सभी जो है ऑप्शन से बहुत क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश में पर्णपाती वन या मानसूनी वन देखते हैं कि जो है ये मानसूनी प्रदेश के जो वन होते हैं वो वर्ष में एक बार अपने पूरे पत्तियों को गिरा देती है। तो इस तरह से ये मानसूनी प्रदेश की खासियत है, और ये मानसूनी प्रदेश में पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वन भी इसे कहते हैं, या मानसूनी वन का विस्तार पाया जाता है। इसका विस्तार की बात करें तो आपका विषुवत रेखा 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी कि 10 से 30 के बीच में दोनों गोलार्ध में मानसूनी प्रदेश का विस्तार है, और यहाँ पे मानसूनी वन या पर्णपाती वन का विस्तार पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, सेकेंड है मरुस्थलीय प्रदेश, थर्ड है मानसूनी प्रदेश, और फोर्थ है सवाना प्रदेश। तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, विषुवतीय प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। यहाँ की स्थिति बहुत ही गजब है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूरे दिन इतना टेम्परेचर रहता है, और शाम में ज़बरदस्त वर्षा होती है, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता पाई जाती हैं, सालों भर बारिश होती है। 0 से 10 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो है वो गोलार्ध में इसका विस्तार पाया जाता है, और यहाँ पर विभिन्न तरह के वन भी पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में काफ़ी अस्वास्थ्यप्रद जलवायु दशाओं के कारण जो है यहाँ देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व जो है वो काफ़ी कम पाई जाती है, और यह क्षेत्र जो है वो आपका देखा जाए तो कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। और इसी के अंतर्गत जावा इंडोनेशिया आते हैं, जहां एकमात्र ऐसा जगह जहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। नहीं तो यहाँ जैव विविधता की वजह से, अस्वास्थ्यप्रद जलवायु के वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, लेकिन जावा में जनसंख्या घनत्व देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता विषुवतीय प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। क्या आप सभी का एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार कहता हूँ, आप सभी अभी जो है वो लाइव चैट में आंसर करें, फिर बाद में 1-2 बार इसे सुने,
आप सभी जो है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, पीछे के डेली कोशिश करें कि 1-2 वीडियो रिकॉल करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। तो आप सभी समय दें, प्रत्येक वीडियो पे समय दें और जो है आपके लिए अब क्वेश्चनों की संख्या हम कोशिश करें कि बढ़ाएं, ताकि जो है वो ज्योग्राफी को ख़त्म किया जाए। तो आपके लिए मैं दिन प्रतिदिन जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें, आप एग्ज़ाम क्रैक करें और जल्दी से जो है वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर आएँ, ताकि मैं फिर से जो है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर को जो है आपको सौंपूँ। तो इस तरह से सभी लोग जल्दी से इतना मेहनत करें कि जल्दी से नौकरी हासिल करें। तो यही उम्मीद रखता हूं आप सभी से। अगला क्वेश्चन है कि शिकार भूमि किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिकार भूमि किसे कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और सवाना प्रदेश। आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि किस प्रदेश को शिकार भूमि कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे शिकार भूमि कहा जाता है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करें। क्या इसका आंसर होगा शिकार भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करें। शिकार भूमि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश को शिकार भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सवाना घास की मैदान जो है वो काफ़ी फैला हुआ है और यहाँ घास के मैदान में कई शाकाहारी एवं मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र पहले शिकार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, यानी कि समाना प्रदेश पहले शिकार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, इसलिए इसे शिकार भूमि कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि समाना प्रदेश को शिकार भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन है। तो भूमध्य रेखीय यानी कि विषुवत रेखीय 0 डिग्री के आसपास किस तरह की वनस्पतियाँ देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन है आपके पास रबर, सेकेंड है महोगनी, थर्ड है सिनकोना, फोर्थ रोजवुड और ई है सभी। अब तो इसका आंसर आप सभी लोग निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि जो है आपको क्लू मिल गया होगा, मेरा कमजोरी आप सभी को पता चल गया है। तो आप सभी तो इसका आंसर सही ही करेंगे। बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद रहता है कि आप सभी मेरे कमजोरी को पहचानें और आप जो है वो बेहतर करें। आप सभी जो है सभी क्वेश्चन का आंसर सही करें। मुझे इसी दिन का इंतजार भी रहता है और ऐसे क्वेश्चन का। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रमुख वनस्पतियाँ, बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। ई, रबर, महोगनी, सिनकोना, रोजवुड, ये सब भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन है। मानसूनी प्रदेश के प्रमुख वनस्पतियाँ, ऑप्शन है सागवान, सेकेंड है साल सखुआ, सी है चंदन आम और डी है सभी। तो मानसूनी प्रदेश के प्रमुख वनस्पतियाँ कौन है। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि मानसूनी प्रदेश के प्रमुख वनस्पतियाँ कौन हैं। तो इसका भी आंसर डी होगा, सभी। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। मानसूनी प्रदेश के प्रमुख वनस्पतियाँ सागवान, साल, सखुआ, चंदन, आम, ये सभी। और हम लोग खासकर हमारा क्षेत्र जो है वो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है। अभी हम लोग ठंडा स्थान देखे थे, विश्व के सबसे ठंडा स्थान देखे थे। अभी क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है। ऑप्शन है अल अजीजिया, सेकेंड है बरखोन्यास्क, थर्ड है मासिनराम और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन होगा, आंसर करें। आप सभी लोग इसका आंसर करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान ध्यान रखना है आप सभी को। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल अजीजिया। अल अजीजिया विश्व के सबसे गर्म स्थान है और यह लीबिया में स्थित है। ध्यान रखेंगे, अल अजीजिया लीबिया। यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 59 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान है आपका अल अजीजिया लीबिया। और वही अगर हम बात एशिया में कहते हैं
कि एशिया के सबसे गर्म स्थान कौन है, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो आपका जैकोबाबाद है, जैकोबाबाद है जो कि पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एशिया में सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान, जहां की मैक्सिमम टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि विश्व के सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया में है, जो कि आपका यहाँ आपका जो है +59 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे ठंडा स्थान अभी हम लोग देखे थे पीछे क्वेश्चन में, बर्खोन्यास्क साइबेरिया में, जो कि सबसे ठंडा स्थान है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। और मासिनराम, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, आर्द्रता है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय प्रदेश महाद्वीप के किस भाग में पाए जाते हैं। आंसर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मरुस्थलीय प्रदेश जो है वह अक्षांशों के किस भाग में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास पश्चिम, सेकेंड है पूर्वी, थर्ड उत्तरी और फोर्थ है दक्षिण। तो मरुस्थलीय प्रदेश महाद्वीप के किस भाग में पाए जाते हैं, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर पश्चिम। मरुस्थलीय प्रदेश महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं आपका मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत देखा जाए तो सहारा, अरब, थार, दक्षिणी कैलिफोर्निया, कोलोराडो, अटाकामा, कालाहारी, नामीबिया, ये सब क्षेत्र जो है वो आपका मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और इस तरह से जो है वो आपका मरुस्थलीय प्रदेश महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग कुल 21 क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज 21 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और है जिसे हम कल वाला क्लास में शामिल करेंगे। तो आप सभी देखिए, कहीं भी रहें, मैं बार बार कहता हूं कि शाम के 7 बजे जरूर जुड़ें और सुबह में 6 बजे आप उठें और करेंट क्लास जरूर करें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करके हम क्वेश्चन ला रहे हैं। आप सभी मेहनत करें और जो है वो मेरे मेहनत का जो फल है वो आप ही सब हैं। आप सब जो है वो अगर इसे अपना बना लेते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी जो है ऐसा करें। और आइए देखते हैं सवाल हमारा जवाब आपका में आपके लिए जो कल का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि पृथ्वी को कितने ताप कटिबंध में बांटा गया है। ऑप्शन था 1 नंबर 5, सेकेंड था 6, थर्ड था 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को कुल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया था। उष्ण ताप कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण ताप कटिबंध और शीत ताप कटिबंध, जो कि पीछे हम लोग देख चुके हैं। इसलिए जो लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पीछे के वीडियो देखें, और जो लोग देखे हैं वो भी डेली कोशिश ये करें कि 3-4 वीडियो डेली हम पीछे के भी देखें। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे और आपको सब रिकॉल होते रहेगा। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि वायु दाब की कितनी पेटियां हैं, पृथ्वी पे वायु दाब की कितनी पेटियां हैं, आप सभी आंसर करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका का ये क्वेश्चन था, आप सभी आंसर करेंगे। तो आज आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सब मैं आपके लिए रखा हूँ। आप सभी देखें और शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें और ये क्लास को आगे बढ़ाएं। सभी लोग अपने दोस्तों को शामिल करें, दोस्तों को लाएं, और यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा तो मज़ा भी ज़्यादा आएगा। इसलिए सभी लोगों को शामिल करें। और जो है वो इस बीच आज जो है यहीं तक रहेगा। इस बीच जो है वो आप सभी जो है पीछे की वीडियो रिकॉल करें, पॉलिटी देखें। आपके लिए अब इस चैनल पे काफ़ी जो है वो वीडियो उपलब्ध है। आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें, क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपको क्रैक करना है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको मांझी बनना है। आप जो है वो मांझी बने, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के उद्देश्य से आप आगे बढ़े, सफल होंगे।
फिर तो जो है वो आपके जो है वो समझिए कि आप कितने महान हो जाएंगे। आपका ज्वाइनिंग लेटर हम खोलेंगे, मज़ा आ जाएगा। आप सभी जो है वो सिर्फ पढ़ें और फिर तो जो है वो पूरे लाइफ एंजॉय करना है। तो इस तरह से मेहनत करते रहें आप सभी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट, गुड नाइट।